हे ऑल सीयूटी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूटी कोर। अभी तक हमने प्रोनाउन के लेक्चर 1 को कवर कर लिया है। उसमें हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़े, हमने बहुत सारे रूल्स भी करे। हमने लगभग 7 रूल्स निपटा लिए थे और अब हम 8th रूल से आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 8th रूल हमारा क्या कहता है? रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू टेल अस मोर अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। ठीक है, तो ये हमारे वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि किसी पर्सन या किसी थिंग के बारे में हमें और एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। कौन कौन से होते हैं ये होते हैं हु, हुम, दैट, विच, हुज। ठीक है, ये हमारे यूज होते हैं एज रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, इसी के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। माई मदर हु वॉज अ वर्किंग वुमन इन द 60s इज एन एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग लेडी। ठीक है, तो यहां पे भी हमने हु का यूज किया है और अब यहाँ पे मदर की बात हो रही है जिनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि हु वाज अ वर्किंग वुमन इन द 60s टाइम पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, इज एन एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग लेडी। ठीक है, सिमिलरली रवि शर्मा हु इज 62 हैज जस्ट रिटायर्ड। ठीक है, तो रवि शर्मा के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दे दी गई कि उनकी एज 62 है और साथ साथ ये बोला कि वो अभी अभी रिटायर भी हो गए हैं। तो ये हमने कैसे किया? हमने हु लगा के किया। एक और एग्जांपल, दिस इज द आर्टिस्ट हुज पेंटिंग्स सेल फॉर मिलियंस इन द इंटरनेशनल मार्केट। यहां पे हमने हुज यूज किया। ठीक है, हुज क्या बताता है हमारा? हुज किसी चीज की पोजेशन बताता है, मतलब जो आर्टिस्ट था उसकी पेंटिंग्स। ठीक है, तो पोजेशन, उसकी ओनरशिप बताई कि द आर्टिस्ट हुज पेंटिंग्स सेल फॉर मिलियंस इन द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कहां हम हु लगाएंगे, कहां हम हुम लगाएंगे। वो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ही इज द मैन हुम द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हुम होता है वो यूजुअली ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए यूज होता है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं हमने पहले भी पढ़ा था, जो किसी भी एक्शन को रिसीव करते हैं। ठीक है, तो हम पहले सेंटेंस में अगर देखें, ही इज द मैन whom the police arrested last night। ठीक है, तो एक्शन किसने किया? एक्शन किया पुलिस ने। दे अरेस्टेड द पर्सन। ठीक है, तो जो मैन है उसको अरेस्ट किया गया, ही रिसीव्ड द एक्शन, इसलिए हम यहां पे whom यूज करेंगे, हम हु नहीं लगाएंगे। हु कहां पे यूज होता है? हु वहां यूज होता है जहां पे हम सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा वो पर्सन होता है सेंटेंस में जो कि एक्शन को करता है। ठीक है, सो सेकेंड सेंटेंस में अगर हम देखें, मिसेस गुप्ता who works as a clerk in my office is on leave today। ठीक है, तो यहां पे मिसेस गुप्ता इज द पर्सन हु वर्क्स एज अ क्लर्क, है ना। क्लर्क की तरह कौन काम करता है? मिसेस गुप्ता। इसलिए वहां पे हमने लगाया हु को। ठीक है, वहां पे हमने हु नहीं लगाया। तो ये क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए कि कहां हु लगाना है और कहां हुम लगाना है। ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में ही आते हैं। नेक्स्ट एक और पॉइंट है हमारा जो कि कहता है यूज विच और दैट व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स। ठीक है, बट नॉट पीपल। जब हम लोगों की बात नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ चीजों की बात कर रहे होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, तब हम विच या दैट लगाते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज द वॉच विच माई हस्बैंड बॉट फॉर मी। ठीक है, तो मतलब यहां पे हम विच लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक वॉच की बात हो रही है जो कि एक नॉन लिविंग थिंग हो गई। नेक्स्ट हमारा रूल क्या कहता है? यूज हुज टू शो पोजेशन। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हुज को हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज की पोजेशन के बारे में बात करते हैं। पोजेशन क्या होती है? हमारी ओनरशिप किसी चीज की, कि कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी और को बिलोंग करती है, तब हम हुज लगाते हैं। एग्जाम्पल, रवि हुज ब्रदर इज अ पॉलिटिशियन मैनेजेस टू गेट ऑल द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो यानी रवि उसका भाई। ठीक है, तो मतलब हम एक नाउन और दूसरे नाउन के बीच में रिलेशन बता पा रहे हैं, पोजेशन बता पा रहे हैं, इसलिए हम हुज बोल रहे हैं क्योंकि वो रवि का भाई है ना। तो रवि हुज ब्रदर इज अ पॉलिटिशियन मैनेजेस टू गेट ऑल दी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो भी पूरी हो रही है। हमें रवि के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। क्या मिल रही है? कि वो एक पॉलिटिशियन है और वो हमेशा मैनेज कर देता है कि उसको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा, दैट इज यूज्ड इफ द एंटीसीडेंट इज अ पर्सन एंड सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड। अब ये शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एंटीसीडेंट जैसे शब्द का मतलब यूज करा गया है, फिर सुपरलेटिव डिग्री की बात करी गई है।
तो ये मैं आपको बता देता हूं। एंटीसीडेंट शब्द का मतलब होता है कि बेसिक लेवल पे इसका शब्द का मतलब ये होता है कि आपकी ही फैमिली में जो आपसे पुराने लोग हो, ठीक है। और अगर हम किसी सेंटेंस में बात करें तो सेंटेंस में एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि किसी एक नाउन से पहले जो नाउन आया हो उसी सेंटेंस में। एक एग्जांपल लेके बेहतर समझते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन दैट आई हैव एवर सीन और एवर मेट इज माय मदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला नाउन है वो है द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन, है ना, एक वुमन की बात करी जा रही है, मतलब उसके बाद सेकंड नाउन आता है आई, ठीक है। तो दो लोगों की मेंशन करी जा रही है इस सेंटेंस में, है ना, पहला है वुमन, दूसरा है आई। तो यहां पे जो एंटीसीडेंट होगा वो कौन सा होगा, जो पहले आया सेंटेंस में पहले, तो दैट इज वुमन, है ना। तो यहां पे रूल क्या कहता है मेरा कि इफ दैट इज यूज्ड, दैट को हम लगाते हैं जब एंटीसीडेंट एक पर्सन है, एक इंसान है, और सुपरलेटिव डिग्री का यूज करा गया उस सेंटेंस में। तो हम इस सेंटेंस में देख सकते हैं, दोबारा से मैं थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूं। द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन दैट आई हैव एवर मेट इज माय मदर, ठीक है। तो यहां पे सुपरलेटिव डिग्री क्या यूज हो रही है क्योंकि मैं यहां पे द मोस्ट ब्यूटीफुल एडजेक्टिव यूज कर रहा हूं, एक सुपरलेटिव डिग्री हो गई, ठीक है। एंटीसीडेंट क्या हुआ यहाँ पे, वुमन, ठीक है। तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे यहाँ पे इसलिए हम लगा रहे हैं दैट, ठीक है। तो दैट लगा के हमने आगे कंटिन्यू किया, दैट आई हैव एवर मेट इज माय मदर, ठीक है। क्लियर हुआ ये रूल, ठीक है। ये हमारा एक रूल हो गया। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट, इफ ऑल इज यूज्ड फॉर पर्संस, ठीक है। किसी सेंटेंस में अगर ऑल शब्द का यूज कर रहे हैं हम, ALL, अगर ALL ऑल का हम यूज कर रहे हैं किसी सेंटेंस में फॉर पर्संस, पर्संस डिनोट करने के लिए, उस केस में रिलेटिव प्रोनाउन आपका होगा हु, ठीक है। लेकिन अगर ऑल हमारा यूज होता है चीजों को डिनोट करने के लिए, सेम ऑल अगर हमारा यूज होता है चीजों को डिनोट करने के लिए, किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तब जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो होगा हमारा दैट, ठीक है। तो यहां से आपको दैट का एक और रूल समझ आया होगा कि अगर हमारा किसी सेंटेंस में ऑल आ रहा है और ऑल के साथ हम पर्सन्स दिखाना चाह रहे हैं तब हमारा हु लगेगा। लेकिन अगर ऑल के साथ रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी, ऑल के से हम चीजों की बात कर रहे हैं तब जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो आपका होगा दैट, ठीक है। और कभी भी इसमें फिर हम हुम और हु नहीं लगाएंगे, हु या विच नहीं लगाएंगे, ठीक है, ऑल के साथ। इसके भी एग्जांपल देखते हैं नीचे। ऑल हु आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम ऑन संडे शुड इन्फॉर्म द प्रिंसिपल राइट नाउ, ठीक है। अब यहां पे अपियरिंग फॉर द एग्जाम ऑन संडे, ठीक है, हु आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम ऑन संडे, मतलब यहां पे इंसानों की बात हो रही है ना। एग्जाम कोई देने जाएगा तो वो बच्चे जाएंगे, इंसान होंगे, पर्सन्स होंगे, इसलिए हम ऑल के साथ यहां पे क्या लगा रहे हैं, हम यहां पे लगा रहे हैं आपका हु लगा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ हु लगा दिया, ठीक है। हुम और विच नहीं लगाते हम, हु लेकिन लगा सकते हैं अगर ऑल के साथ हम पर्सन्स की बात कर रहे हो। सेकंड एग्जांपल की तरफ जाते हैं। ऑल दैट अपीयर्स बिफोर द आईज नीड नॉट नेसेसरीली बी ट्रू, ठीक है। अब यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, सेंटेंस का मतलब है कि जो कुछ भी हमें दिखता है आंखों से जरूरी नहीं है कि वो सच है, ठीक है। तो यहां पे हम चीजों की बात कर रहे हैं, किसी एविडेंस की बात कर सकते हैं, किसी एक्सपीरियंस की बात कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे इसलिए क्योंकि किसी इंसान की बात नहीं हो रही है, किसी चीज की बात हो रही है, इसलिए हम ऑल के साथ लगाएंगे दैट अपीयर्स बिफोर द आईज नीड नॉट नेसेसरीली बी ट्रू, ठीक है। सिमिलरली लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ऑल दैट दे डिड फॉर द मैरिज प्रिपरेशंस वाज वेस्टेड ड्यू टू द रेन, ठीक है। तो यहां पे इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि कोई किसी की मैरिज हो रही थी, उसमें बहुत प्रिपरेशंस करी गई और वो सब बर्बाद हो गया क्योंकि बारिश हो गई। तो यहां पे भी हम किसी पर्सन की बात तो कर नहीं रहे हैं, दिस इज समथिंग नॉन लिविंग थिंग, राइट। तो अगेन हम ऑल के साथ यहां पे सिर्फ दैट लगा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको अब क्लियर होना चाहिए और याद रहना चाहिए कि कब हम ऑल के साथ हु लगाएंगे और कब हम ऑल के साथ दैट लगाएंगे, ठीक है। ये भी हो गया। तो अब हमारे साथ आ गया है हमारे सामने रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है कि माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स, ये हमारे क्या होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, विच आर नेवर यूज्ड डायरेक्टली बिफोर अ नाउन, ठीक है। किसी नाउन के पीछे कभी भी डायरेक्टली लग के हमारे सामने नहीं यूज करे जाते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। क्या होते हैं वो, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स, ठीक है। अ पोजेसिव एडजेक्टिव
विल बी यूज्ड बिफोर अ नाउन डायरेक्टली। ये कौन से होते हैं? माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, ठीक है, ये सारे हमारे होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो आपको यहां पे नोटिस करना होगा कि एक डिफरेंस होता है पोजेसिव प्रोनाउंस में और पोजेसिव एडजेक्टिव्स में। एडजेक्टिव क्या होते हैं? वो नाउन के पीछे लग सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि दिस इज, दिस इज माई बुक, ठीक है, तो यहां पे नाउन मेरा बुक हो गया। ठीक है, इसके पीछे जो शब्द लग रहा है माय, वो एक प्रोनाउन नहीं है, यहां पे वो है एक एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो ये बता रहा है, यहां पे सेंटेंस से माय को यूज करके मैं ये बता पा रहा हूं कि ये मेरी किताब है, एक पोजीशन दिखा पा रहा हूं, इसलिए ये एक मेरा पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, जबकि अगर मैं इसी सेंटेंस को एक पोजेसिव प्रोनाउन की मदद से अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहूंगा तो वो ऐसे बोल सकता हूं कि दिस बुक इज माइन। ठीक है, तो यहां पे जो माइन शब्द है ये मेरा एक पोजेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब ये शब्द पोजेसिव प्रोनाउन की मदद से मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया माइन लगा के, यहां पे मैं माइन ही लगा रहा हूं, और आप नोटिस करोगे कि जो बुक है जो कि नाउन था मेरा, उसके बाद मैंने लगाया है पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, उससे पहले नहीं लगाया है, वही मेरा ये रूल भी कहता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि एक पोजेसिव एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करें और पोजेसिव प्रोनाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें। एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन की क्वालिटी बताते हैं उसके पीछे लग के। जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है ना, प्रोनाउन जो होता है वो तो सब्स्टिट्यूट करता है नाउन को, वो नाउन की जगह लगता है। ठीक है, तो दोनों में बेसिक में ही डिफरेंस है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स, ये हमारे पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। दे आर नेवर यूज्ड डायरेक्टली बिफोर द नाउन। Similarly, a possessive adjective will be used directly before a noun. इसमें क्या आते हैं आपके? my, are, yours, your, his, her, their, ये सारे हमारे होते हैं possessive adjectives। ठीक है, एक हमारे पास एक एक्सेप्शन होता है। कौन सा एक्सेप्शन होता है? his का। his जो होता है, it is used as a possessive pronoun as well as a possessive adjective। ये दोनों कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, his। चलिए अब एग्जाम्पल में देखते हैं कि हर्स हाउस इज लोकेटेड इन सेक्टर 13 इन हिसर। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? क्या ये हमारा एक सही सेंटेंस है? हर्स हाउस इज लोकेटेड इन सेक्टर 13 इन हिसर। ठीक है, नाउ यहां पे अगर आप देखें तो हाउस जो है एक नाउन हो गया। ठीक है, उससे पहले लग रहा है कुछ, तो क्या हमारा हर्स लग सकता है? हर्स एक पोजेसिव प्रोनाउन होगा ना हमारा, वो तो नहीं हो सकता है, रूल तो ये नहीं कहता है। तो यहां पे हमें हर्स को हटा के सिर्फ हर लिखना होगा, HER। ठीक है, तो वही हमें यहां पे देखो सोल्यूशन में दिया गया है कि रिप्लेस हर्स बाय हर। ठीक है, उसके बाद ये सेंटेंस सही हो जाएगा कि हर हाउस इज लोकेटेड इन सेक्टर 13 इन हिसर। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है देयर्स फादर वर्क इन अ बैंक। ठीक है, अगेन सिमिलर है बहुत ही। क्या ये सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे एक नाउन मेंशन हो रखा है जो कि फादर के फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो हमने लगा रखा है वो एक पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, देखिए आप देयर्स, तो ये हम इस वक्त नहीं लगा सकते क्योंकि दे आर नेवर यूज डायरेक्टली बिफोर अ नाउन। इसे हमें रिप्लेस करना होगा देयर से, ताकि यहां पे हम एक पोजेसिव एडजेक्टिव लगाएं, देयर। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये एस हट जाएगा और हो जाएगा देयर फादर वर्क्स इन अ बैंक। तब ये एक करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं रूल नंबर 10 की तरफ। रूल नंबर 10 क्या कहता है? डू नॉट यूज एपोस्ट्रोफी विद पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, एग्जाम्पल योर्स, हर्स एटसेट्रा। ठीक है, जो हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं ना, योर, ठीक है, हर, हिज, देयर, इनके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी नहीं लगाई जाती है, एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको एक और पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि ये इट्स इज नॉट यूजिंग एपोस्ट्रोफी। जो हमारा शब्द होता है इट्स, आपने हर जगह देखा होगा, आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि फिर इट्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी क्यों लगाते हैं? तो वहां पे जो एपोस्ट्रोफी का यूसेज है वो इसलिए नहीं है कि हम किसी पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रोफी लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। उसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है वो क्या होता है? इट इज। ठीक है, यहां पे हम किसी पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट, किसी नाउन की बात कर रहे हैं कि
इट इज अबाउट टू मूव, ठीक है, इट इज मूविंग या इट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इट और उसके साथ जो एपोस्ट्रोफी लग रही है वो बस एक आपका इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे पोजेशन की बात नहीं करी जा रही है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं हमारे रूल नंबर 11 की तरफ। रूल नंबर 11 क्या कहता है? इफ वन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। कहीं कहीं आपने सेंटेंसेस में देखा होगा हम किसी सब्जेक्ट को रेफर करते हैं वन बोल के, ठीक है, कि वन मस्ट वेक अप अर्ली, वन मस्ट एक्सरसाइज डेली, ठीक है। तो वहां पे हम जब वन यूज करते हैं, उसी तरह से रूल क्या कहता है? इफ वन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस देन वंस एंड वन सेल्फ विल बी यूज्ड इन द सेंटेंस एंड नॉट हिम एंड हिमसेल्फ, ठीक है। तो हम जो भी प्रोनाउंस लगाएंगे आगे सेंटेंस में वन को रिप्लेस करने के लिए, हम कभी भी हिम या हिमसेल्फ नहीं लगाएंगे, तब हम वन या वन सेल्फ ही लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये कि न्यूट्रल हमारा प्रोनाउन होता है, इसमें हम ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं जेंडर की, किसी हिम की बात हो रही है या हर की बात हो रही है, फीमेल है या मैस्कुलिन है। अगर हमने शुरुआत में वन मेंशन कर दिया, जनरल एक स्टेटमेंट दे दिया, तो हमेशा हम वंस या वन सेल्फ ही लगाएंगे आगे भी। एग्जाम्पल इसका, वन शुड फिनिश वंस वर्क इन टाइम, ठीक है। शुरुआत में भी हमने वन लगाया और आगे भी हमने वंस बोला, ठीक है। किसी को हमारा अपना काम हमेशा वक्त में खत्म करना चाहिए। वन शुड फिनिश वंस वर्क इन टाइम, ठीक है। तो आई होप आपको ये रूल भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमने सारे रूल्स पढ़ लिए प्रोनाउंस के, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे उन्हीं बेसिस पे जो हमने रूल्स अभी तक सीखे हैं, और देखते हैं कि आगे हमारी समझ बनती है कि नहीं, हमारे किस तरह के डाउट्स आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, और उसके बेसिस पे ये एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। चलिए, चलिए देखिए फिर। तो यहां पे आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एक एरर है, ठीक है। तो वेदर इट इज इन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या पार्ट डी, ठीक है। तो एक एक करके सेंटेंसेस देखिए और बताइए कोई एरर है या नहीं है, अगर है तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है? वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट इफ वन विशेस टू अचीव सक्सेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अभी अभी हमने एक रूल पढ़ा था कि जब भी हम वन यूज करेंगे तो आगे भी जो प्रोनाउंस हम लगाएंगे वो वन के ही फॉर्म में होंगे, वंस या वन सेल्फ, है ना। तो यहां पे तो हमने वन लगा दिया दोबारा से एज अ नाउन, लेकिन जो प्रोनाउन है यहां पे, ये हमने यहां पे हिज लगा दिया है, तो यहां पे एक एरर है। तो पार्ट ए में मेरा एक एरर है, इसको सही करने के लिए मुझे यहां पे वंस लगाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस करते हैं। सेकंड सेंटेंस में क्या बोल रहा है? द पर्सन हु आई मेट येस्टरडे वॉज माई क्लासमेट, ठीक है। और डी ऑप्शन है कि कुछ एरर नहीं है। तो सेंटेंस देखिए, क्या इसमें एरर है या नहीं है? तो इसमें एरर है। कहां पे है? हु में। अब मैंने आपको बताया था हु और हुम में कैसे सिलेक्शन करेंगे। हुम लगता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो किसी भी एक्शन का रिसीवर होता है, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूं द पर्सन हु आई मेट येस्टरडे, तो मतलब कौन मिला? मैं मिला ना। आई इज द पर्सन हु डिड द एक्शन। आई ने क्या करा? वो मिला पर्सन से। तो रिसीव किसने किया? रिसीव एक्शन किया पर्सन ने। तो यहां पे हु नहीं लगना चाहिए मेरा, हुम लगना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा हुम से, फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इसलिए मेरा एरर है ए में। तो यहां पे द पर्सन हुम आई मेट येस्टरडे वॉज माई क्लासमेट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है? शी वॉज मोर गैरुलस देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स, ठीक है। गैरुलस का क्या मतलब होता है? गैरुलस उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करा जाता है जो बहुत ही बात करते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं, इतने टॉकेटिव होते हैं कि आप परेशान हो जाओ, बोलते ही रहते हैं, ठीक है। तो यहां पे बोला जा रहा है कि शी वॉज मोर गैरुलस देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स, ठीक है। तो यहां पे अगर आप नोटिस करो, जो प्रोनाउन यूज करा गया है वो आइदर करा गया है,
और अगर आपको याद हो, रूल ये कहता है कि हमेशा आइदर वो हमेशा हमेशा टू ऑब्जेक्ट्स के लिए कंपैरिजन के बीच में यूज करा जाता है, ठीक है, कि आइदर यू कैन गो और यू कैन स्टे। तो किसी भी दो ऑप्शंस के बीच में या दो एंटिटीज के बीच में कंपैरिजन के लिए आइदर यूज करा जाता है, जबकि यहां पे मेंशन करा जा रखा है थ्री सिस्टर्स, ठीक है। तो क्या ये कॉम्बिनेशन सही है? नहीं है, इसलिए जो एरर है हमारा वो आएगा सी पार्ट में। यहां पे अगर 3 की जगह 2 हो जाए तो ये एक सही सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें 3 ही यूज करना है तो हमें यहाँ पे अमंग यूज करना होगा, इस पूरे को हटा के अमंग द थ्री सिस्टर्स, लेकिन उसमें हमें दो जगह एरर चेंज करना पड़ रहा है। यहाँ पे हर की जगह द लगाना होगा, तो उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे 3 की जगह 2 लगाएं। इसलिए जो एरर है मेरा वो है सी पार्ट में, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ सेंटेंस क्या बोलता है मेरा? फोर्थ सेंटेंस ये बोलता है कि ही सेंट ऑल द फर्नीचर टू हिसर दैट ही हैड बॉट इन चंडीगढ़, ठीक है। जितना भी उसने फर्नीचर खरीदा था चंडीगढ़ में, वो सारा उसने हिसर में भेज दिया, ठीक है। अब यहां पे देखिए ऑल यूज हो रहा है। ऑल का हमने कुछ रूल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि ऑल अगर पर्सन्स के साथ यूज करा जाए तो हम उसके साथ हु लगाते हैं, लेकिन अगर थिंग्स के साथ यूज करा जाए तो उसके साथ हम डैट लगा सकते हैं। तो यहां पे उस हिसाब से देखें तो पूरा सेंटेंस सही है। ही सेंट ऑल द फर्नीचर टू हिसर दैट ही हैड बॉट इन चंडीगढ़। तो यहां पे हमारा नो एरर है, एकदम सही है ये। फिफ्थ हमारा क्या कहता है? मिस्टर चौधरी आर रिप्रेजेंटेटिव, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आर बिहाफ, ठीक है। मिस्टर चौधरी आर रिप्रेजेंटेटिव, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आर बिहाफ, ठीक है। तो सोचिए इसमें 2-3 मिनट क्या एरर हो सकता है। तो इसमें जो एरर है वो है यहां पे आपका पार्ट बी में। क्यों है? क्योंकि यहां पे हम ऑलरेडी एक नाउन स्पेसिफाई कर चुके हैं, ठीक है। यहां पे हमने नाउन को क्लियरली नाम दे रखा है मिस्टर चौधरी, तो उसके आगे हमें एक प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है सेम सेंटेंस में, क्योंकि क्लियर ही है। अगर आप ही हटा भी दो तो देखिए मिस्टर चौधरी आर रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ, क्लियर समझ में आ ही रहा है। तो उसमें अलग से ये प्रोनाउन लगा के हमें एम्बिगुअस इंफॉर्मेशन और देने की जरूरत नहीं है, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहां पे हमारा एरर हो गया। सिक्स्थ सेंटेंस करते हैं। यू से इट्स योर प्रॉब्लम बट आई से इट्स माई, ठीक है। तो यहां पे अगेन देखिए प्रॉब्लम मेरा एक नाउन है, ठीक है। अब उसके पीछे पोजेसिव एडजेक्टिव लग रखा है मेरा योर, ये तो एक एडजेक्टिव है। क्या ये सही लग रखा है? एकदम सही लग रखा है, क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन नाउन के बाद यहां पे जो माय लगा है ना, ये भी एक एडजेक्टिव है। ये यहां पे लग सकता है क्या पोजेसिव एडजेक्टिव? यहां पे ये नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि ये नाउन के बाद में आ रहा है, ठीक है। यहां पे इसे हमें रिप्लेस करना होगा माइन से, एक पोजेसिव प्रोनाउन लगाना होगा यहां पे। तो जब हम यहां पे माइन लगा देंगे ये उसके बाद सही हो जाएगा। तो इसलिए फिलहाल इसमें एरर है आपका इस पार्ट में, बट आई से माई, ठीक है। तो ये सी से मार्क होना चाहिए था यहां पे। तो सी में आपका एरर है। यू से इट्स योर प्रॉब्लम बट आई से इट्स माई, माई की जगह माइन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, योर आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी आपका नाउन प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ये भी एक नाउन है। यहां पे बाद में एक पोजेसिव प्रोनाउन भी लगा है, तो यहां पे भी कोई एरर नहीं है, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया है आपका, ठीक है। तो सी में कोई एरर नहीं है, बी में भी कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर आप ए में देखेंगे तो ए में आपको लगा के दिया गया है योर, ठीक है। आपका योर को हमें रिप्लेस करना चाहिए योर्स से, ठीक है। तो ये आपका जब योर्स हो जाएगा, योर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन, तब ये एक आपका सही करेक्ट सेंटेंस बन पाएगा। इसलिए आपका एरर है सेक्शन ए पे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ, इनको ट्राई कीजिए। चलिए, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है हमारा? द होटल्स ऑफ हिसर आर मोर लग्जरियस देन रोहतक, ठीक है। तो क्या इसमें एरर है? इसमें एरर बिल्कुल है। क्या है? यहां पे होटल्स ऑफ हिसर का कंपैरिजन हो रहा है, और वो करना क्या चाह रहे हैं? रोहतक के होटल्स से कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हमने समझा था कि जब भी हम दो सिमिलर नाउन्स का कंपैरिजन करते हैं तो हम या तो दोज ऑफ लगाते हैं या दैट ऑफ लगाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्योंकि ये प्लूरल है, होटल्स प्लूरल है, तो हमें यहाँ पे भी देन इसके बीच में हमें लगाना चाहिए देन दोज ऑफ। अब अभी तो ये यहां से मिसिंग है, इसलिए हमारा एरर आ गया सी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो यहां पे एक आपको समझ बनानी पड़ेगी कि जब भी आपका बीइंग का यूज होता है कहीं पे, ठीक है, किसी सेंटेंस में, तो उसको यूजुअली आना चाहिए एक प्रोनाउन के बाद ही। तो यहां पे हम क्या लगा सकते हैं, इट लगा सकते हैं शुरुआत में। अगर यहां पे ये पूरा लिखा होता कि इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू द स्कूल, तब ये एकदम सही होता। तो यहां पे अभी फिलहाल एरर है पार्ट ए में। 10th सेंटेंस करते हैं। 10th सेंटेंस का कह रहा है हमारा, द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दैट मैगजीन। अगेन ये बहुत सिमिलर है, 10th वाला और 8th वाला बहुत सिमिलर है। यहाँ पे होटल्स का कंपैरिजन हो रहा था, यहाँ पे आर्टिकल्स का कंपैरिजन हो रहा है, और सेम ही एरर है। द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दोज ऑफ दैट मैगजीन होना चाहिए था। तो यहां पे दैट को हटा के बेटर देन दोज ऑफ एक्चुअली दैट हटेगा नहीं, दोज ऑफ आ जाएगा और उसके बाद दैट मैगजीन। ठीक है, तो यहां पे एरर आपका आ गया सी में। नेक्स्ट, बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस। ठीक है, बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस, मतलब उनमें दोनों ही रिफ्यूट नहीं करेंगे चार्जेस को। लेकिन यहां पे क्योंकि हमारा यहां पे वो वाला रूल लगेगा कि जब भी हम किसी पेयर में या ग्रुप में किसी इंडिविजुअल एंटिटी की बात करते हैं, तो हम नाइदर, आइदर, नन, इन जैसे शब्दों का यूज करते हैं। तो यहां पे हम बोथ ना लगा के हमें लगाना चाहिए नाइदर। ठीक है, तो अभी ये सेंटेंस फिलहाल गलत है जब तक यहां नाइदर नहीं लगता, इसलिए हमारा एरर है पार्ट ए में। नाइदर ऑफ देम विल रिफ्यूट द चार्जेस, यहां पे नॉट भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि नाइदर अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, उसमें नॉट अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। तो एरर हमारा है पार्ट ए में। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस करिए। चलिए, तो यहां पे सेंटेंस बोलता है, ही क्लेम्स टू हैव रेड शेक्सपियर्स ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज, हु इज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, थोड़ा सा आप ट्रिक हो सकते हो अगर आप ढंग से नोटिस ना करो। यहां पे हमारा ऑल भी यूज हो रहा है और उसके बाद हु लगाया है। तो कुछ लोग सोचेंगे शायद एरर बी पार्ट में है, क्योंकि ऑल के साथ हु तो लग नहीं सकता है, बीच में ट्रेजेडीज है, वो ये एक पर्सन तो नहीं है ना। लेकिन आपको ढंग से यहाँ पे ना मैपिंग करनी आनी चाहिए। मैपिंग से मेरा क्या मतलब है कि ये जो हु लगा है, ये ट्रेजेडीज के लिए नहीं लगा है, ये आपका लगा है शेक्सपियर के लिए। ठीक है, शेक्सपियर है एक पर्सन, इसीलिए हम इस यहां पे हु का यूसेज कर सकते हैं, क्योंकि हु हमने क्या पढ़ा था, हु यूज होता है पर्सन्स के लिए, दैट यूज होता है आपका थिंग्स के लिए। ठीक है, तो यहां पे कोई एरर नहीं है, नो एरर, ये अपने आप में एकदम सही सेंटेंस है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ये बोल रहा है कि शी इज द काइंड ऑफ वुमन whom everybody knows, ठीक है, is benign and magnanimous। ठीक है, तो यहां पे हमें प्रोनाउन देखना है, यहां पे प्रोनाउन लगा है whom। ठीक है, क्या ये सही यूसेज है या गलत यूसेज है? क्या यहां पे whom लगना चाहिए, सॉरी who लगना चाहिए? ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये एकदम ही सही यूसेज है। क्यों है? क्योंकि जो लोग एक्शन कर रहे हैं वो है बाकी लोग, एवरीबॉडी। ठीक है, तो यानी जो एक्शन करने वाले हैं, जो सब्जेक्ट है वो है एवरीबॉडी। ठीक है, जो एक्शन को रिसीव कर रहे हैं वो है शी। ठीक है, इसलिए जब ऑब्जेक्ट के साथ लगता है वो हमारा whom ही लगता है यहां पे, इसलिए whom का यूसेज एकदम सही है, अपने आप में सेंटेंस पूरा सही है, तो नो एरर। शी इज द काइंड ऑफ वुमन whom everybody knows is benign and magnanimous। ठीक है, एकदम सही सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या बोलता है, इसको ट्राई कीजिए आप लोग। द गंगा इज अ रिवर whose origin has always been a matter of speculation। ठीक है, क्या ये सही है अपने आप में? यहां पे अगर स्टूडेंट्स आप नोटिस करेंगे तो बी पार्ट में एक मेंशन है whose origin का। अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये सही भी लगेगा, क्योंकि एक पोजीशन की बात हो रही है, गंगा रिवर के अपने ओरिजिन की बात हो रही है, तो whose एकदम सही लगेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स,
कि कभी कभी एम्फोसाइज करने के लिए यहाँ पे सेंटेंस में आप देखेंगे तो ओरिजिन की बात को हम थोड़ा एम्फोसाइज करना चाह रहे हैं, हम उसमें आगे ये बोलना चाह रहे हैं कि ओरिजिन हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ ग्रेट स्पेक्यूलेशन, ठीक है। इसलिए हम इसको रिप्लेस करना चाहेंगे और यहां पे इस क्लॉज के बाद द गंगा इज अ रिवर, इस क्लॉज के बाद हम क्या लगा सकते हैं, द ओरिजिन ऑफ विच, द ओरिजिन ऑफ विच, ठीक है। जब इस हुज ओरिजिन की जगह जब हम ये लगाएंगे द ओरिजिन ऑफ विच हैज ऑलवेज बिन अ मैटर ऑफ स्पेक्यूलेशन, तब ये एकदम सही आपका सेंटेंस बन के आएगा। इसलिए फिलहाल इसमें एरर बी में है। ये लगाने की मदद से हम इसके ओरिजिन पे एम्फेसिस भी देंगे, और जब भी एक क्लॉज होता है उसके बाद यूजुअली हम हुज ओरिजिन की जगह द ओरिजिन ऑफ विच लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको ऑफ विच और वर्सेस हुज का एक पॉइंट समझ में आना चाहिए कि कब हम हुज लगाते हैं और कब हम ऑफ विच का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका सेंटेंस कहता है द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट, ठीक है। ये तो काफी आसान है, यहाँ पे क्लियरली जो हु है उसकी जगह विच आना चाहिए आपको। क्यों आना चाहिए विच? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सर्वेंट्स में से किसी एक को चुनना है, देखना है कि किसने तोड़ा एक्सपेंसिव डिनर सेट, ठीक है। तो हु नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक चॉइस करने की बात आई जा रही है, तो द मास्टर डिड नॉट नो विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक एक्सपेंसिव डिनर सेट, किसी एक ने तोड़ा है, ये सेंस निकल के आ रहा है यहाँ पे, और किसने तोड़ा है वो हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एक्सरसाइज भी कर ली प्रोनाउंस को और बेहतर समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स यही प्रैक्टिस हम कंटिन्यू रखेंगे, आगे और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे आपकी, ठीक है। इसी के साथ हमारा प्रोनाउन भी खत्म हो रहा है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, बेसिक डेफिनेशंस क्लियर हो गई, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस भी सारे क्लियर हो गए, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको और भी एक्सरसाइजेस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे हम डेली एक्सरसाइजेस पोस्ट करते रहते हैं। प्रोनाउन से रिलेटेड हम स्पेसिफिक शीट भी आपको दे देंगे, पूरा प्रैक्टिस मटेरियल आपको मिल जाएगा, तो आप जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी। और स्टूडेंट्स अगर आपके साथ आप ही के सर्कल में और भी बच्चे हैं जो CUET 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनके लिए भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक बहुत ही अच्छा मटेरियल, रिसोर्सफुल मटेरियल मिल रहा है उन्हें। तो स्टूडेंट्स जुड़े रहिए CUET कोर्स से, प्लीज सपोर्ट अस एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।